नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी जैसे तैसे महाराष्ट्र राज्य 2 वर्षों से चले आ रहे कोविड के संकट से बाहर निकला है और धीरे धीरे कोविड संक्रमितों की संख्या भी कम हो रही है, लेकिन कोविड के संकट से मुक्ति की ओर आगे बढ़ते समय महाराष्ट्र पर अब 2 नए संकट मंडराते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अगले 5 दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। विगत कुछ दिनों से राज्य में तापमान बड़ी तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है और पारा तेजी से ऊपर उठ रहा है। साथ ही आगामी 5 दिनों के दौरान राज्य के कई जिलों में तीव्र ग्रीष्म लहर के आने का अंदेशा भी मौसम विभाग द्वारा जताया गया है, जिसके चलते राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जहां एक ओर मौसम भीषण गर्मी बरपाने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर राज्य में बिजली की आपूर्ति के ठप होने का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि इस समय विद्युत कर्मियों की हड़ताल जारी रहने के चलते कई विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पादन का काम पूरी तरह से रुका हुआ है। ऐसे में राज्य को भीषण गर्मी के साथ साथ अंधेरे की समस्या का भी सामना करना पड़ता है, जिससे निश्चित तौर पर राज्य की जनता आगामी 5 दिनों के दौरान बुरी तरह से हलाकान भी हो सकती है। बीते 4 दिनों तक रहे बदरीले मौसम के खत्म होते ही अब तापमान ने एक बार फिर उछाल भरनी शुरू की है और आज पारा एक बार फिर 41 डिग्री सेल्सियस के स्तर से ऊपर जा पहुंचा। वहीं आगामी 5 दिनों तक तेज व भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है, जब पारा 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के स्तर को भी छू सकता है। विगत एक सप्ताह के दौरान पड़ने वाली भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि करीब 5 वर्ष के अंतराल पश्चात इस वर्ष मार्च माह सबसे अधिक गर्म रहा। बीते एक सप्ताह से उछाल भर रही गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग द्वारा आम नागरिकों व किसानों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें तेज धूप व भीषण गर्मी के साथ उष्माघात जैसी स्थिति से बचे रहने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत कहा गया है कि दोपहर के समय तेज धूप के दौरान नागरिकों व किसानों ने खुले में जाकर कोई काम नहीं करना चाहिए। साथ ही पालतू मवेशियों को भी छांव वाली ठंडी जगह में रखा जाना चाहिए। तेजी से बढ़ रही गर्मी और आसमान से बरस रही आग की वजह से इन दिनों दोपहर 12 से 1 बजे के आसपास शहर सहित जिले की सभी सड़कें और बाजार क्षेत्र सुनसान दिखाई देने लगते हैं। साथ ही लोग बाग दोपहर से पहले अथवा शाम के बाद अपने जरूरी कामों को करने का नियोजन कर रहे हैं। वहीं इन दिनों गर्मी का असर बढ़ जाने की वजह से घरों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कूलर लगने का दौर भी शुरू हो गया है, जिसके चलते कूलर की मांग भी काफी अधिक बढ़ गई है। अमरावती शहर से जिले में लगातार तेज हो रही गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी एजाज खान व माध्यमिक शिक्षा अधिकारी प्रफुल्ल कछवे द्वारा गत रोज संयुक्त रूप से एक आदेश जारी करते हुए कहा गया कि आगामी 30 अप्रैल तक समूचे जिले में कक्षा 1 से 9वीं तथा कक्षा 11वीं की सभी शालाएं केवल सुबह 7:30 से अपराह्न 12:30 बजे तक ही चलाई जाएंगी। साथ ही अप्रैल माह के दौरान इन सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की परीक्षा भी सुबह के सत्र में ही ली जाएगी। ज्ञात रहे कि विगत दिनों राज्य सरकार एवं राज्य के शालेय शिक्षा विभाग द्वारा मार्च एवं अप्रैल माह के दौरान भी रोजाना सुबह एवं दोपहर ऐसे 2 सत्रों में शालाएं शुरू करने का आदेश जारी किया गया था, जिसका स्थानीय स्तर पर शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा विरोध किया जा रहा था। विगत एक सप्ताह से पेट्रोल और डीजल के दामों में दर वृद्धि का सिलसिला बदस्तूर जारी है और आज लगातार 7वें दिन पेट्रोल में 84 पैसे प्रति लीटर व डीजल में 75 पैसे प्रति लीटर की दर वृद्धि हुई। ऐसे में पेट्रोल 116 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर व डीजल 100 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर जा पहुंचा है। पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार हो रही दर वृद्धि के चलते आम नागरिक काफी हलाकान हो चले हैं। साथ ही नागरिकों में इस दर वृद्धि को लेकर काफी हद तक असंतोष भी व्याप्त है। अमरावती शहर व जिले में स्थित नायरा व रिलायंस इन निजी पेट्रोल पंपों पर इन दिनों पेट्रोल व डीजल नहीं रहने के बोर्ड लटक रहे हैं। विगत 15 दिनों से निजी पेट्रोल पंपों की ईंधन आपूर्ति संबंधित कंपनियों द्वारा बंद कर दी गई है, जिससे संबंधित पेट्रोल पंपों से वाहन धारकों को बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। अमरावती शहर में कठोरा रोड, रिंग रोड, शेगांव नाका व नांदगांव पेठ सहित आसेगांव क्षेत्र सहित समूचे जिले भर में निजी कंपनियों के 25 से 30 पेट्रोल पंप है। संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों ने एडवांस पेमेंट करने के बाद भी उन्हें ईंधन की आपूर्ति नहीं हो रही। यही हाल राज्य के सभी निजी पेट्रोल पंपों का है, जिनकी संख्या 600 से अधिक रहने की जानकारी पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा दी गई है। आगामी 1 अप्रैल से राष्ट्रीय महामार्ग पर यात्रा करना काफी महंगा सौदा साबित होगा, क्योंकि महामार्गों पर यात्रा हेतु लगने वाली टोल टैक्स की दरों में भारी भरकम वृद्धि होने जा रही है। केंद्रीय भूतल व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लिए गए इस फैसले के चलते 1 अप्रैल से महामार्गों पर यात्रा के दौरान वाहन चालकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि टोल टैक्स की दरों में करीब 5% की वृद्धि होने जा रही है। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने सीमा सुरक्षा दल के शहीद जवान संजय रामेश्वर जौंजाल के घर जाकर जौंजाल परिवार से मुलाकात की और परिजनों को सांत्वना दी। इस समय पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने शहीद जवान संजय जौंजाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित की। भातकुली तहसील के आष्टी निवासी संजय जौंजाल त्रिपुरा राज्य के अगरतला में सीमा सुरक्षा दल के जवान के तौर पर कार्यरत थे और सेवा में तैनात रहने के दौरान विगत 25 मार्च की सुबह 8 बजे हृदयाघात के चलते उनकी मृत्यु हुई थी।
विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल की रुग्ण कल्याण समिति की पहली बैठक आज मंगलवार 29 मार्च को नियामक समिति के अध्यक्ष व विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस समय समिति सदस्य के तौर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि इस समय यद्यपि कोविड संक्रमण की रफ्तार सुस्त हो गई है, लेकिन खतरा अब तक टला नहीं है और विशेषज्ञों द्वारा संक्रमण की चौथी लहर आने की संभावना भी जताई गई है। ऐसे में दीर्घकालीन उपाय करना बेहद जरूरी है। इस बात के मद्देनजर अमरावती स्थित विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल के निकट कोविड सेंटर में 100 बेड का अस्पताल स्थापित किया जाए। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों व समस्याओं को लेकर ट्रेड यूनियन काउंसिल, विद्युत अधिकारी व कर्मचारी संघ, सीटू व एटक सहित कई विभिन्न कामगार संगठनों ने सोमवार से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आगाज किया था, जो आज लगातार दूसरे दिन मंगलवार 24 मार्च को भी जारी रही। ऐसे में आज भी जिलाधीश कार्यालय सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों व विभागों के समक्ष धरना प्रदर्शन व नारेबाजी का दौर चलता रहा। इस आंदोलन में महाराष्ट्र राज्य बिजली कर्मचारी व अधिकारी संघर्ष समिति, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन, पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन, जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल, आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन, शालेय पोषाहार कर्मचारी यूनियन, आशा वर्कर्स, गुड़ प्रवर्तक संगठन तथा बैंक कर्मचारी संगठन सहित सीटू व एटक जैसे संगठन हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकारने जे भांडवलीकरण लावलेलं आहे, जे सार्वजनिक क्षेत्रातले उपक्रमाचं जे खाजगीकरणाचा घाट केंद्र सरकारने घातला, त्याच्याबद्दल आमचा विरोध आहे। आमची जी सूत्रधारी होल्डिंग कंपनी आहे, सूत्रधारी होल्डिंग कंपनी जेव्हा 2005 मध्ये आमच्या कंपन्यांचं 3 कंपनीमध्ये विभाजन झालं आणि चौथी कंपनी जी बनवली होती होल्डिंग कंपनी, की ते याच्याकरता होतं की त्या तिन्ही कंपन्यांच्या कामकाजामध्ये सुसूत्रता असावी, त्याच्याकरता होल्डिंग कंपनीचा निर्मिती करता आली होती। पण होल्डिंग कंपनी स्वतःचं काम न करता बाकी कंपनीच्या प्रत्येक धोरणात्मक याच्यामध्ये एक साईड निर्णय घेत आहे आणि ते कर्मचाऱ्यावर लादत आहे। त्यामुळे होल्डिंग कंपनीचा हस्तक्षेप आहे तो थांबला पाहिजे। जे एकतर्फी बदली धोरण प्रशासन जे राबवत आहे त्याच्याकरता सुद्धा आमचा विरोध आहे। बलिराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति द्वारा विगत 25 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधीश कार्यालय के प्रांगण में राहुटी आंदोलन किया जा रहा है। आज आंदोलन स्थल पर बुलाई गई पत्रवार्ता में समिति के पदाधिकारियों द्वारा कहा गया कि 25 दिनों से किए जा रहे आंदोलन के बावजूद अब तक किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिला है। ऐसे में आंदोलन के दूसरे चरण में प्रकल्पग्रस्तों के बच्चों व रिश्तेदारों द्वारा आंदोलन स्थल पर ही किलबिलशाला आंदोलन शुरू किया जाएगा। साथ ही आंदोलन स्थल पर ही पालतू मवेशियों का पालन पोषण भी किया जाएगा। रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में अग्रवाल जागृति महिला मंडल व सखी मंच द्वारा गणगौर व फागुन महोत्सव मनाया गया। इस उत्सव में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न स्पर्धाएं भी ली गई। सोला दिन पियर में रही सखिया का साथ में रही रमी की तू तुम्हारा भूली गई। राज्य परिवहन महामंडल द्वारा वरिष्ठ नागरिकों सहित अन्य सभी सहूलियत धारकों को स्मार्ट कार्ड दिया जाता है, लेकिन कोविड संक्रमण की स्थिति के साथ साथ राज्य परिवहन महामंडल के कर्मचारियों द्वारा 28 अक्टूबर से शुरू की गई हड़ताल की वजह से आगार व रापनी के विभागीय कार्यालय के जरिए स्मार्ट कार्ड पंजीयन व वितरण की प्रक्रिया नहीं हो पाई। इस वजह से इस योजना के लिए रहने वाली 31 मार्च की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। साथ ही 1 जून के बाद स्मार्ट कार्ड रहने पर ही रापनी की बसों में छूट व सहूलियत दी जाएगी। साईं झूलेलाल वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष बंटी पारवानी द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि सिंधी समाज के इष्ट देवता साईं झूलेलाल का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस वर्ष शनिवार 2 अप्रैल को साईं झूलेलाल का जन्मोत्सव चेटीचंड दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में 27 मार्च से 1 अप्रैल तक विभिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन झूलेलाल जयंती महोत्सव समिति द्वारा किया जा रहा है। हमारी शोभा यात्रा में साज सज्जा के लिए सभी चीज़ें है, जैसे कि सांस्कृतिक धार्मिक झांकियाँ ट्रैक्टर पर होगी, बैंड, ढोल, ताशे और लाइटिंग जो भी शोभा यात्रा को सजाने के लिए उसको होता है वो सब हमने किया है। हमारी शोभा यात्रा में प्रमुख झांकी होगी झूलेलाल साईं का बैराना साहब, जिसमें झूलेलाल साईं की प्रतिमा रहती है और एक अखंड ज्योत रहती है। हमारा मानना है कि उस अखंड ज्योत में स्वयं झूलेलाल साईं विराजमान रहते हैं, इसीलिए हमारे इस शोभा यात्रा की प्रमुख झांकी वो होगी। समापन के बाद शहर से ये झांकी घूमकर हमारे नगर में जाएगी और वहाँ पर घूमने के बाद इसका समापन होगा और वह अखंड ज्योत जो है हम दरियाशाह में विसर्जित करते हैं। स्थानीय श्री गौतम सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ श्री महर्षि गौतम जयंती उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आगामी 2 अप्रैल को अकोली रेलवे क्रॉसिंग परिसर के निकट खंडेलवाल नगर परिसर स्थित श्री महर्षि गौतम शक्ति स्थल पर महर्षि गौतम की मूर्ति स्थापना की जाएगी। साथ ही अक्षपात सभागृह का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके अलावा इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा।
रविनगर परिसर स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसे लेकर अभी से अच्छी खासी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगामी 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा पर्व के उपलक्ष्य में सुबह 11 बजे संकट मोचन हनुमान मंदिर में ध्वज पूजन किया जाएगा और अपराह्न 4 बजे श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ का प्रारंभ होगा। इसके साथ ही 16 अप्रैल तक रोजाना सुबह शाम विभिन्न गणमान्यों के हाथों मंदिर में महाआरती की जाएगी और इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन चलता रहेगा, जिसके उपरांत 16 अप्रैल को बड़ी धूमधाम के साथ हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अम्बा विहार परिसर में अकोली मार्ग स्थित श्री संत ब्रह्मनिष्ठ जयराम बाबा उर्फ भामटी महाराज के ज्ञान देवाश्रम में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रामनवमी से हनुमान जयंती के बीच 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक श्री ग्रंथराज गणेश्वरी पारायण समारोह व हरिनाम सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। यदि किसी कारणवश किसी व्यापारी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होता है तो उस स्थिति में व्यापारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आए दिन नागपुर के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। इसके तहत जब तक सस्पेंशन रद्द नहीं होता तब तक व्यापार ठप हो जाता है। ऐसे में व्यापारियों को आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बात के मद्देनजर जीएसटी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त राउतकर ने स्थानीय व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि ऐसे मामले में स्थानीय जीएसटी कार्यालय में ही सुलझाने का प्रयास किया जाएगा और इस बारे में पॉलिसी मैटर बनाने के लिए उच्च स्तर पर कोशिशें की जाएंगी। शहर के जयस्तंभ चौक परिसर स्थित दवा बाजार परिसर के पास एक व्यापारी मार्केट विगत दिनों ढह गया था और यह इमारत पूरी तरह शिकस्त हो गई है। अतः इसे पूरी तरह से ध्वस्त करने के आदेश मनपा प्रशासन द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन यहाँ के व्यापारियों ने पूरी इमारत ध्वस्त करने के स्थान पर जितना हिस्सा गिरा हुआ था उतनी ही दुकानें बनाने का काम शुरू कर दिया, जिसके लिए मनपा से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी। ऐसे में गत रोज सोमवार 27 मार्च को मनपा के अतिक्रमण दस्ते ने यहाँ पहुंचकर दुकानों का नया निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की। अमरावती महानगर पालिका द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स वसूली अभियान तेज कर दिया गया है। 31 मार्च तक बकाया टैक्स भरने वाले बकाया धारकों को बकाया टैक्स के जुर्माने पर 25% छूट दी जा रही है, जिसके चलते अब तक 64.68% टैक्स वसूल हो चुका है। वहीं 25% छूट के साथ टैक्स जमा कराने हेतु अब भी 48 घंटे की अवधि बाकी है। जिला परिषद में राज्य सरकार को विभिन्न हेड अंतर्गत प्रत्येक विभाग को करोड़ों रुपए का निधि प्राप्त हुआ था, लेकिन स्वास्थ्य, निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग व समाज कल्याण विभाग ने करोड़ों रुपए की निधि खर्च ही नहीं की। ऐसे में यह करोड़ों रुपए की निधि सरकार के पास वापस जाने की संभावना है। इस बात के मद्देनजर अगले 48 घंटे के भीतर अधिक से अधिक निधि खर्च करने की जद्दोजहद में जिले का मिनी मंत्रालय इस समय व्यस्त दिखाई दे रहा है। महानगर पालिका के व्यापारी संकुलों के दुकानधारकों को नए रेट पर किराया भरने अथवा दुकान खाली करने के आदेश मनपा प्रशासन द्वारा जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने मनपा संकुलों के किराए को लेकर नए सिरे से समिति का गठन करने व तब तक के लिए पुराने ही रेट पर दुकानों का किराया वसूल करने का फैसला लिया। ऐसे में मनपा द्वारा व्यापारियों को अंतिम नोटिस जारी करने की प्रक्रिया रोक दी गई है। यद्यपि अभी तक मनपा प्रशासन को नगर विकास विभाग की ओर से किसी तरह के कोई आदेश नहीं मिले हैं, लेकिन जल्द ही संबंधित पत्र मनपा को प्राप्त होने की संभावना है। ऐसे में मनपा प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई को रोककर वेट एंड वॉच की भूमिका निभाई जा रही है। आज मंगलवार 28 मार्च को मनपा आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर की उपस्थिति में मनपा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने जल प्रतिज्ञा ली। आजादी का अमृत महोत्सव तथा माझी वसुंधरा अभियान अंतर्गत यह जल प्रतिज्ञा ली गई है, जिसके तहत केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार भूगर्भ जल व बारिश के पानी का योग्य नियोजन कर पानी बचाने के क्षेत्र में काम करने के निर्देश सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए गए। महानगर पालिका अंतर्गत विभिन्न नागरिक शिकायतों के लिए प्रशासन द्वारा व्हाट्सएप चैटबॉट नामक विशेष एप्लीकेशन विकसित किया गया है। आज मंगलवार 28 मार्च को मनपा आयुक्त तथा प्रशासक प्रवीण आष्टीकर के हाथों इस व्हाट्सएप चैटबॉट एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। संजय गांधी नगर के पूर्व पार्षद अनिल गोंडाने के खिलाफ सागर खोबरागड़े पर जानलेवा हमला करने के आरोप में हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज करने की मांग घायल सागर खोबरागड़े की पत्नी शुभांगी खोबरागड़े द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में की गई। अमरावती तहसील अंतर्गत सहकार क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती कापूस तलनी सेवा सहकारी सोसाइटी के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें संजय बंड गुट ने अपना वर्चस्व कायम रखा। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर डीगर गवान निवासी प्रमोद वाघ तथा उपाध्यक्ष पद पर कापूस तलनी निवासी महादेव खेड़कर का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के राहटगांव मार्ग पर स्थित वराडी सावजी थाट नामक फैमिली रेस्टोरेंट एंड बार में गुजरात टाइटंस के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा खेला जा रहा था, जिसकी गुप्त सूचना मिलने पर अपराध शाखा पुलिस की टीम ने छापा मारकर अमर शिरभाते व राहुल नगरे नामक 2 सट्टेरियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 3,64,000 रुपए का माल बरामद किया।
राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में पढ़ने के लिए किराए के रूम में रहने वाली युवतियों के रूम पर जाकर वहां से लैपटॉप चुराने वाली एक महिला चोर को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। इस महिला के पास से पुलिस ने करीब 73,000 रुपए के 2 लैपटॉप बरामद किए हैं। हिरासत में ली गई महिला चोर ने 2 स्थानों पर चोरी करने की बात भी कबूल की है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के मालू नगर के पास गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में एक परिवार के सदस्यों पर करीब 7 से 8 लोगों ने पत्थर लोहे के पाइप से जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 5 से 7 लोगों की फिलहाल तलाश की जा रही है। धारणी के आधार केंद्र और सेतु केंद्र पर गैर तरीके से मनमाना कामकाज शुरू था। इस बात की जानकारी मिलने पर मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रकल्प अधिकारी वैभव वाघमारे ने अचानक छापा मारा, जिसके पश्चात उन्होंने 3 सेतु केंद्रों को सील करते हुए कार्रवाई की। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।